हेलो बच्चों, आज आप लोगों को एक नई कक्षा में, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पौधों में जनन। तो उसी जनन क्रिया में आगे क्या होता है उसके बारे में चल रहे बताएंगे। इसके पहले हमने पढ़ा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब आते हैं परागण। परागण क्या होता है इसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है IQ विनोद, जिससे कि आप एकदम फ्री में, किसी तरह कोई शुल्क नहीं लगना है, टॉपिक को पाते रहें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? परागण। परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है, परागण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, एक एक का हम लोग क्रम से अध्ययन करते हैं। परागण क्या होता है, इसको कौन कौन से विधियां होती हैं, इसके फिर इसके परागण होने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो सुने होंगे। देखिए एक पुष्प है, दो पुष्प मैंने बनाया है, एक फूले है एक फूले है। फूल तो नहीं, विज्ञान में हम लोग इसको पुष्प कहते हैं। ऐसे देखिए परागकोश है, ये जो स्टेमन, ये जो धागे की संरचना है, इसके ऊपर देखिए फूला हुआ भाग जो है ये क्या है? परागकोश। परागकोश क्या होता है? जिसमें परागकण रहते हैं। तो फिर इसके बाद देखिए इसी में ओवरी होती है, ओवरी यानी अंडाशय होता है। तो पराग कणों का क्या होता है? एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर या एक ही पुष्प के दूसरे वर्तिका पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यानी पराग कणों का पुष्प के एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अभी परागण दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तब देखिए स्वपरागण कैसे होता है और परपरागण कैसे होता है उसको देखते हैं। तो देखते होंगे आप अपने खेतों में, खलिहानों में, घरों पे फूल पौधे जो होते हैं, देखिए वहां पर क्या होते हैं? मधुमक्खियां, कीड़े मकोड़े ऐसे रेंगते हैं, तितलियां उड़ती रहती हैं। क्यों उड़ती हैं? ये परागण करने के लिए। क्या होता है, देखिए जब कोई भंवरा होता है या तितली होती है किसी पुष्प पे बैठती है तो उसके पैरों में परागकण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जब उड़ करके वो दूसरे पौधे के पुष्प के पराग वर्तिका पर बैठती है तो वहां क्या होते हैं? परागकण वहां छूट जाते हैं। तो दोनों में क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, जिससे बाद में नया पौधा या परागकण जो होते हैं बन जाते हैं उसमें। ठीक है, तो देखते हैं। फिर इसके बाद युग्नज बनता है जो बाद में, वो तो बाद की क्रिया है। अच्छा, दूसरे पौधे पर जब जाता है तो क्रॉस परागण हो जाता है, यानी पर परागण हो जाता है। लेकिन जब अपने ही, जैसे एक ही पौधा है उसपे दो फूल हैं, उसी पुष्प के दूसरे वर्तिका पर जब परागकण पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है? स्वपरागण। दूसरे पर तो नहीं जा रहा ना, एक ही पौधा उसमें कई फूल होते हैं, उसी पे जा रहा है, तो क्या हो गया? स्वपरागण। अब देखो जैसे यहाँ हम बता रहे हैं, ये वर्तिका है, जो ये फूला हुआ भाग है, इसके नीचे जो होता है ये वर्तिका होता है। अब इसी वर्तिकाग्र पर देखो एक फूल है, इसी फूल का जो परागकण इसमें है, इस परागकोश है ना, इसी परागकोश में क्या होता है? छोटे छोटे परागकण होते हैं। अब यही परागकण होते यहां से आकर के इसी पुष्प के, अलग फूल तो है नहीं, इसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो क्या हो जा रहा है? स्वपरागण। लेकिन ध्यान देना, जब यही परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? वह परपरागण। देखो यहाँ A और B मैंने लिखा है ना। स्वपरागण में क्या होता है? अपने ही पुष्प के जो परागकण होते हैं अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। लेकिन जब परपरागण होता है दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये हो गया परपरागण और स्वपरागण। तो इसको आप चित्र बना लीजिए। देखिए इसमें क्या है, यहाँ परागकोश है, यहाँ वर्तिकाग्र है। अब यहाँ से परागकण होते हुए कहाँ आ रहा है? इस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। जब यहाँ परागकण आ जाता है तो यहाँ परागण क्रिया हो जाती है। तो इस परागण क्रिया को क्या कहते हैं? परपरागण। तो आप लिख लीजिए, पहले परिभाषा लिख लीजिए, या परागण किसे कहते हैं उसको लिखिए। परागण क्या होता है? लिखो, हेडिंग डालो, हम यही लिख दे रहे हैं परागण। इंग्लिश में लिख लो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो अब लिखो पराग कणों का, किसका? पराग कणों का
नोट करते चलना, बनाना भी इसको। पराग कोश से निकलकर पराग कणों का पराग कोश क्या होता है? जिसमें पराग कण रहते हैं। ये देखो ना, जो फूला हुआ भाग है यही हमारा क्या है? पराग कोश है। इसको हम लिख भी दे रहे हैं चाहे। कोश माने जो थैली होती है, ठीक है। पराग कोश से निकलकर पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर, आप लोग परिभाषा खुद ही लिख सकते हैं, इतना बढ़िया से उसमें जब समझाए। वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक, क्या मैं बताया? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। इसको नोट कर लो, मैंने आप लिख दिया है। दिख रहा है ना सबको? साफ दिख रहा है ना? अच्छे से नोट कर लो और याद भी करना है, ऐसे नहीं, क्योंकि देखो मैं टेस्ट भी लूंगा इसका। यानी जो स्वपरागण होता है उसमें स्वयं में ही होता है, अपना ही पुष्प रहता है, दूसरे पौधे का पुष्प नहीं रहता है। लेकिन पर परागण में क्या होता है? दो अलग अलग पौधों के पुष्प होने ही चाहिए। हो गया? हो गया तो आगे बढ़े। अच्छा, परागण के प्रकार लिखो, हेडिंग डालो, परागण के प्रकार। हम यही लिख रहे हैं, परागण के, इतना मैं यही लिखूंगा, नीचे लिख दे रहा हूं। इसका जो था बी वाला पर परागण था ना, देखो परागण के प्रकार क्या होंगे? हमने बताया अभी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। देखो परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा? स्वपरागण, और दूसरा क्या है? पर परागण। देखो हमने यहां लिखा भी है ना, स्वपरागण हो गया और ये क्या हो गया है? पर परागण। हमने समझाया ही, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, लिखो पहले हेडिंग डालो स्वपरागण। मैं लिख रहा हूं पहला स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। देखो जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा दूसरे पुष्प के अच्छा दूसरा पुष्प ना सोचना कि दूसरे पौधे के,
क्योंकि एक पौधे पे कई पुष्प होते हैं ना, एक पौधे पे कई पुष्प होते हैं, उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब वो पहुंचेगा, जैसे मान लीजिए मेरा एक हाथ है, एक पौधा है, इसमें देखो कई पुष्प लगे, 5 पुष्प लगे मान लो, अब इसका परागकण पहले वाले पे जाएगा तभी वह स्वपरागण होगा, या इसी का जो परागकण है इसी पुष्प के इसी पे दूसरे पे जाएगा वर्तिकाग्र पर, तभी ये स्वपरागण होगा। चाहे दूसरे पुष्प जाए चाहे अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, तभी वो क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। अलग नहीं होता है, पौधा एक ही रहेगा, पुष्प भले अलग हो जाए तब भी वो क्या होगा? स्वपरागण। लेकिन क्रॉस परागण में क्या हो जाता है? अलग पौधा होता है, पौधे अलग होते हैं। तो हमने क्या लिखा? जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं? पहुंचते हैं। लिखो, पहुंचते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाएगी। इसको नोट कर लो। चित्र भी बना लेना जिससे कि आपको आसानी लगे, समझने में आसानी रहे। अब पर परागण बताते हैं, इसको नोट कर लिए कि नहीं? अभी थोड़ा जल्दी करो बेटा, जिससे कि हम आज पूरा इसको बता दें, शांत कर दें। और घर पर खूब रिवीजन करो। घर पर जैसे कोई जरूरी नहीं कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने, कुछ नहीं, जो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं आपको, आपके लिए ये सब मैंने शुरू किया है, जिससे आपको एकदम पढ़ाई में अप टू डेट रहें, किसी से पीछे नहीं रहना है आपको। पैसा लगना नहीं है, निश्चिंत होकर घर पे पढ़ो। नहीं तो लोग देखते हैं, रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, उसमें ज्यादा समय लगाते हैं, पैसा भी जाता है, लेकिन उससे कोई हमें फायदा नहीं होता है। गंदे गंदे गाने आते हैं, रील्स आते हैं, सब लोग उसको देखते हो। पढ़ाई के लिए कोई नहीं एक्टिव है, जबकि पढ़ाई के लिए हमें सबसे ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए। रील क्या, उनको तो उल्टा सीधा दिखा देंगे, तो हम तो देख लिए, लेकिन हमारा कोई इससे परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं, बल्कि आदतें जो है हमारी गंदी हो जाती है। इससे बचना है, हमें क्या देखना है? सबसे ज्यादा पढ़ाई पे फोकस रखना है। चलो लिखो हेडिंग, पर परागण। पर माने क्या होता है? दूसरा। नहीं कहते हैं पराया धन? पराया धन मतलब पराया माने क्या हो गया? दूसरे का। तो यही भाई दूसरा यहाँ है, अपना तो है नहीं, तो क्या होता है? लिखो, यदि किसी पुष्प के नोट करते चलो, यदि किसी पुष्प के परागकण निकल कर उसी जाति के, देखो जात तो वही रहेगा ना, जैसे आम है तो आम ही रहेगा ना, गुड़हल गुड़हल ही रहेगा, लेकिन देखो ध्यान दो, उसी जाति के दूसरे, मतलब पौधा क्या हो जाएगा? यहाँ 2 पौधे हो जाएंगे, वहां क्या था? एक ही पौधा था। दूसरे पौधे के उसी जाति के अन्य, यहाँ अन्य लिखिए, दूसरे थोड़ा और लग रहा है, अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र, क्या बोला हूं मैंने? यदि किसी पुष्प के परागकण निकल कर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं,
तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, परपरागण मतलब क्या हो गया? मतलब जात, पौधा एक ही जात का रहेगा। जैसे गुड़हल है तो गुड़हल ही रहेगा, चमेली है चमेली रहेगी, बेला है बेला ही रहेगा। लेकिन पौधे क्या हो जाएंगे? दो अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ से परागकण निकला, मान लीजिए थोड़ी दूर पे वो दूसरा पौधा है, तो यहाँ से परागकण जब उस पौधे पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण हो जाएगा। देखिए अगर एक ही पौधा होता उस पे जाता तो क्या हो जाता? स्वपरागण। ठीक, समझे कि नहीं? अब आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए। अच्छा बताओ, परागण किसके किसके द्वारा होता है? देखो परागण मनुष्यों के द्वारा भी होता है, जंतुओं के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, पानी के भी द्वारा होता है। इसको लिख लीजिए नीचे, एक नीचे से लाइन से लिखिए, परागण की क्रिया, परागण की क्रिया मनुष्यों द्वारा, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा एवं जल द्वारा होती है। इतने सब माध्यम होते हैं। पक्षी भी द्वारा होता है, जंतुओं में आ जाएंगे पक्षी, पक्षी होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनके भी द्वारा होता है परागण की क्रिया। ठीक है। अच्छा परागण जब होता है, देखो इसमें एक पराग नली होती है, ये मान लीजिए क्या है, ये पराग नली है, इसी से होते हुए कहाँ आता है? इसी में वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका, वर्तिका से होते हुए जब यहाँ आएगा ये अंडाशय है, इसी में चिपचिपा पदार्थ होता है, यहीं आकर चिपक जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद अंकुरित होकर के क्या करता है? निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मक बनते हैं, युग्मनज बन जाते हैं। लिखो, और लिखा है, इसको मिटा दें। चलो अब लिखो आप लोग, दूसरी हेडिंग डालो, मैं बता रहा हूं, निषेचन। हेडिंग डालो निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन होगा। लिखो निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? लिखो, लिखो नर युग्मक का, आगे लिखो इसी में, नर युग्मक का मादा युग्मक से संयोजन निषेचन कहलाता है। जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसके बाद जो क्या कहते हैं, इसके बाद जो कोशिका बनती है निषेचन के बाद, उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युग्मनज, जाइगोट बोलते हैं। निषेचन के बाद एक नई कोशिका जो बनेगी उसको क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे।
लिख लो, निषेचन के बाद नई कोशिका बनने वाली, निषेचन के बाद बनने वाली नई कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन के बाद बनने वाली नई कोशिका युग्मनज कहलाती है। देखो जब निषेचन हो जाता है उसके बाद एक नई कोशिका बनती है ना, जाइगोट जिसको बोलते हैं, वह क्या होगा? युग्मनज होगा। इसको लिख लो। अरे फल किसे कहते हैं? फल भी लिख लीजिए। अभी कह दोगे जो खाते हैं वो फल है? नहीं, उसका एक परिभाषा होता है। अंडाशय के परिपक्व भाग को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जो युग्मनज होता है यही बढ़ जाता है, परिपक्व हो जाता है तो एक फल बनता है। तो लिखो फल, यहां हेडिंग डाल लो, जानते रहो। अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं। यानी जो अंडाशय होता है, जो मैच्योर हो जाता है, जो बनता है, वही क्या कहलाता है? फल। देखो पहले क्या हुआ? निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या बना? युग्मनज हुआ। युग्मनज क्या होता है? भ्रूण में बन गया, परिवर्तित हो गया। जब वो धीरे धीरे बढ़ गया तो वो क्या बन गया? फल बन गया, ओवरी में जाकर के। जब देखते होंगे जब पुष्प रहता है उसके जो और भाग होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं? झड़ के नीचे गिर जाते हैं ना, जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं वो गिर जाती हैं। तब उसके बाद उसमें से एक बढ़िया सा फल निकलता है। कभी देखिएगा आप आम का बौर देखिए, उसमें देखो बगल बौर गिर जाता है तब उसमें फल निकलता है। संतरे देखिए, और भी केला देख लीजिए आप, केले में देखो फूल जो बड़े बड़े उसके फूल होते हैं गिर जाते हैं तो उसमें केला लगने लगता है। इस तरह क्या होता है? फूल का और भाग जो होता है झड़ के गिर जाता है, लेकिन जब उसका जो अंडाशय बचा रहता है वही बड़ा होकर क्या बन जाता है? फल बन जाता है। और फल जानते हो कैसे होते हैं? कुछ गूदेदार होते हैं, कुछ रसीले होते हैं, कुछ में बीज होता है, कुछ पौधों फलों में बीज नहीं होता है। देखते हैं ना, आम का बीज देखो कितना बड़ा होता है, अमरूद के बीज देखो कितने छोटे छोटे होते हैं, संतरे के बीज देखो, संतरा कैसा होता है? रसीला होता है। अमरूद देखो कैसा होता है? गूदेदार। आम देखो गूदेदार होता है ना। केला देखो, जाहिर सी बात उसमें बीज होता है केले में? केले में तो बीज होता ही नहीं है। अंगूर देखो, अंगूर में भी बीज नहीं होता है। कुछ कुछ में होते हैं पतले पतले, जो एक लंबे वाले अंगूर होते हैं उसमें छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अब तो ऐसा है, वैज्ञानिकों ने चेंज कर दिया, बढ़िया बढ़िया से क्रॉसिंग करा करा करके बिना बीज वाला सीडलेस फ्रूट्स मतलब उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें बीज आप नहीं पाएंगे। अच्छा, प्रकीर्णन लिख लो। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? यही डालो, प्रकीर्णन। डिस्पर्सल ऑफ सीड लिखो। फलों के बीजों का बिखराव, जो जैसे बिखर जाते हैं ना, फैल जाते हैं, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। यानी जो उसके बीज होते हैं देखो इधर उधर फैलते हैं, जैसे चाहे पक्षी द्वारा होता है चाहे हम लोगों के द्वारा होता है। पक्षी क्या करते हैं देखते हैं, कुछ अमरूद खा लेते हैं, उसके सीड है मल के रूप में दीवार पे, कहीं बरगद खा लिए मल के रूप में। देखो दीवार पे, पेड़ पे भी, मतलब दीवार पर जो होता है बरगद का पेड़ उग जाता है ना, कैसे होता है? सोचो, उसमें जाकर के ऊपर पेड़ के ऊपर पेड़ आ जाता है। कैसे? ये पक्षी जो होते हैं उसी बीज को जो खाते हैं पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? मल के रूप में उस पर निकाल देते हैं। फिर उसको हवा पानी थोड़ा बहुत मिलता है, धीरे धीरे क्या होता है? वहां से नया पौधा तैयार हो जाता है।
अच्छा, पानी के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। नारियल देखे हो, नारियल देखो, उसका बीज अगर नारियल जो है गिर गया समुद्र में, इस किनारे से वो तैरते 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 दूसरे किनारे चला जाएगा। जानवर भी करते हैं प्रकीर्णन। क्या करते हैं, जैसे कुछ जानवर, गाय वाय भैंस वैंस होती है, जब उसको चराने जाते हो देखो उसमें कुछ गोखुर नुमा होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, तो एक स्थान दूसरे स्थान को चले जाते हैं, तो भी एक प्रकीर्णन है। ऐसे ऐसे बीजों का प्रकीर्णन होता है, यानी बिखराव होता है। आप देखते होंगे जिसको बोलते हैं, कुछ होता है बीज, ऐसे देखो उसमें बाल जैसे रहते हैं, उड़ती रहती हैं, गांव में लोग बोलते हैं बुढ़िया माई, क्या उसका सफेद सफेद रहता है। मदार का देखो, मदार का उसको हवा के द्वारा ऐसे उड़ता चला जाएगा, हवा के द्वारा प्रकीर्णन हो जाएगा। चिलबिल देखो, चिलबिल खाते हो लोग, पत्ती नुमा होती है, उसमें देखो उड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, वो भी प्रकीर्णन हो रहा है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। इस तरह हमने क्या देखा आज, परागण, परागण कितने प्रकार के हैं, परागण की विधियां, और फिर स्वपरागण, पर परागण, निषेचन, फल, फल में कौन कौन से फल, कठोर फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, बीजदार फल होते हैं, उसको बता दिया मैंने, और फिर इसके बाद प्रकीर्णन बता दिया। इस तरह ये पाठ समाप्त हुआ है, यानी ये इकाई समाप्त हुआ। अब हम किस कक्षा मिलते हैं, अगली कक्षा, अगली इकाई में। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना है, इसको अच्छे से एक नोट्स बनाना है, जिससे कि आपसे मैं पूछ सकूं, और आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, और अच्छे से दूसरा एक्सरसाइज रहेगा वो, समझ रहे हो, और पढ़ के आइएगा, ताकि हमें पढ़ाने में अच्छा भी लगे और आपको समझने में भी अच्छा लगे। ठीक, ओके, बाय।